हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम जीडीपी को निकालने के विभिन्न प्रकार देखेंगे। ठीक है, और हम देखेंगे कि राष्ट्रीय आय कैसे निकालते हैं, यानी राष्ट्रीय आय को निकालना सीखेंगे। और ये हमारा इस टॉपिक का दूसरा वीडियो है। पहले वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके देख सकते हो। उसमें हमने समझा रखा है कि जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी ये सब क्या होता है, राष्ट्रीय आय क्या होती है। ठीक है, उसमें आप जाके देख सकते हो। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे क्लिक कर लो। तो चलो शुरू करते हैं। राष्ट्रीय आय निकालने के लिए हमें बहुत सारे आंकड़ों की ज़रूरत होती है, यानी डेटा की ज़रूरत होती है। जैसे पहले हमें जीडीपी की ज़रूरत पड़ती है, जीडीपी से हम जीएनपी निकालते हैं, जीएनपी से एनएनपी निकालते हैं, उसके बाद शुद्ध राष्ट्रीय आय, फिर प्रति व्यक्ति आय निकालते हैं। ठीक है, तो राष्ट्रीय आय निकालने के लिए हमें इन सब की ज़रूरत पड़ती है। तो पहले हम समझते हैं जीडीपी। जीडीपी को दो आधार पर निकाला जाता है। पहला होता है फैक्टर कॉस्ट, जिसे हिंदी में कारक लागत बोलते हैं। दूसरा होता है मार्केट प्राइस। तो पहले हम समझते हैं फैक्टर कॉस्ट क्या होता है। जब हम किसी भी चीज़ का उत्पादन करते हैं तो हमें चार चीज़ों की ज़रूरत होती है। वो चार चीज़ें होती हैं हमारी भूमि, यानी जिस भूमि पर हम उत्पादन करेंगे। दूसरा होता है श्रम, ठीक है। तीसरा होता है पूंजी, और चौथा होता है उद्यमी। ठीक है, उद्यमी मतलब जो किसी भी उत्पादन के लिए पैसे लगाता है, और श्रम मतलब होता है मेहनत, यानी जो उसमें काम करने वाले श्रमिक होते हैं। तो फैक्टर कॉस्ट में चार चीज़ें होती हैं। किराया, यानी भूमि का किराया, ठीक है। मजदूरी, यानी जो मजदूर काम करते हैं उनकी मजदूरी। और पूंजी, पूंजी यानी ब्याज। और उद्यमी, उद्यमी किसी भी चीज़ का उत्पादन क्यों करता है, क्यों पैसे लगाता है, लाभ कमाने के लिए। ठीक है, तो इन चारों चीज़ों की जोड़कर हमारा क्या बनता है, फैक्टर कॉस्ट बनता है। ठीक है, ये चारों चीज़ें जब रहती हैं तो उसको हम बोलते हैं फैक्टर कॉस्ट। जैसे इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मान लो कि भूमि, श्रम, पूंजी और उद्यमी, इन चारों ने मिलकर पंखे को बनाया, पंखे का उत्पादन किया। तो पंखे को बनाने में कुल खर्चा कितना आया, 500 रुपये। ठीक है, इन चारों को मिलाकर 500 रुपये खर्चा आया। तो ये जो 500 रुपये हो गया, ये 500 रुपये क्या हो गया, ये पंखे का फैक्टर कॉस्ट हो गया, यानी कारक लागत हो गई पंखे की। तो ये आपने समझा फैक्टर कॉस्ट। अब हम समझते हैं मार्केट प्राइस, यानी बाज़ार मूल्य। बाज़ार मूल्य, जैसे मान लो कि ये पंखा आपको यहाँ पे कारक लागत में 500 रुपये का मिल रहा था, परंतु यही पंखा जब मार्केट में बिकने के लिए जाएगा तो उसकी कीमत बढ़कर 500 से 600 रुपये हो जाएगी, या 700 रुपये हो जाएगी। ऐसा क्यों होता है, ऐसा होता है टैक्स के कारण। ठीक है, मार्केट में जब कोई भी वस्तु बिकने के लिए जाती है तो उसमें ये उत्पादन लागत तो शामिल होती है, मतलब ये जो भूमि, पूंजी, श्रम और उद्यमी, इन चारों की आय तो शामिल होती है, जैसे हम उत्पादन लागत बोलते हैं या कारक लागत बोलते हैं। साथ ही टैक्स जुड़ जाता है उस चीज़ पे। ठीक है, और कोई कोई चीज़ें ऐसी होती हैं, वस्तु ऐसी होती हैं जिन पर हमें सब्सिडी भी मिल जाती है। सब्सिडी का मतलब होता है सरकार की तरफ से आर्थिक सहायता मिलना। ठीक है, किसी भी चीज़ पे छूट मिल जाती है तो उसे हम सब्सिडी बोलते हैं। तो उत्पादन लागत शामिल होती है और टैक्स शामिल होता है। टैक्स जो होता है किसी भी वस्तु की कीमत को बढ़ा देता है, ठीक है, और सब्सिडी किसी भी वस्तु की कीमत को घटा देती है। यानी ये टैक्स और सब्सिडी किसी भी वस्तु की कीमत को रियल वैल्यू तक नहीं रहने देते हैं। तो ये जो जीडीपी होती है ये फैक्टर कॉस्ट पर निकाली जाती है। ठीक है, फैक्टर कॉस्ट पर निकाली जाती है। तो फैक्टर कॉस्ट पर निकालने के लिए हम जहाँ पे उत्पादन होता है वहाँ पे तो नहीं पूछने जाएंगे जगह जगह पे कि भूमि में कितने पैसे लगा, किराया, श्रम और पूंजी, इन सब में कितना खर्चा आया किसी चीज़ को बनाने में। तो हम क्या करते हैं, बाज़ार में जो किसी वस्तु की कीमत होती है उसी कीमत में से जो उस पर टैक्स लगा है उस टैक्स को हम क्या करते हैं, घटा देते हैं। और जितनी अगर सब्सिडी मिली है तो उस सब्सिडी को प्लस कर देते हैं। तो हमारा क्या हो जाता है, फैक्टर कॉस्ट आ जाता है। जैसे हमने यहाँ पे लिखा है फैक्टर कॉस्ट बराबर उत्पादन लागत माइनस टैक्स और प्लस सब्सिडी। ठीक है, जो हमारी मार्केट प्राइस है किसी वस्तु का, उसमें से हम टैक्स को घटा देंगे जितना उस वस्तु पर टैक्स मिल लगा है, और जितनी अगर सब्सिडी मिली है तो सब्सिडी को प्लस कर देंगे, तो हमारा फैक्टर कॉस्ट निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो फैक्टर कॉस्ट के आधार पर हम निकालते हैं जीडीपी को। तो अब हम देखते हैं नॉमिनल जीडीपी। देखो, नॉमिनल जीडीपी जो होती है ये करंट प्राइस पर निकाली जाती है, यानी चालू मूल्य पर। नॉमिनल का मतलब होता है, नॉमिनल जीडीपी का मतलब होता है कि नाम मात्र की जीडीपी, ये किसी काम की जीडीपी
नहीं होती है। इसको समझने के लिए हम एक उदाहरण लेते हैं। जैसे मान लो कि हम यहाँ पे पेन का उदाहरण ले रहे हैं, ठीक है, पेन का। तो देखो, जैसे ये हमने टेबल बनाई है, यहाँ पे इस टेबल में ये ईयर दी हुई है, यहाँ पे साल, और ये प्राइस, और ये संख्या। मतलब 2020 में एक पेन का रेट 5 रुपये था और 2020 में 20 पेन बनाए गए, ठीक है। इसी तरह 2021 में पेन का रेट 6 रुपये हो गया और 2021 में 19 पेन बनाए गए। इसी तरह 2022 में पेन का रेट कितना हो गया, 10 रुपये, और कितने पेन बनाए गए 2022 में, 15। तो इनमें देखो, अगर हम इनका गुना करें, यानी 5 का 20 से गुना करेंगे तो हमारा क्या आएगा, तो ये आ जाएगा हमारा 100। यानी 2020 में कितनी जीडीपी रही, 100, ठीक है। इसी तरह 6 को हमने 19 से गुना कर दिया तो ये आ गया 114, ठीक है। तो 2021 की जीडीपी कितनी हो गई, 114। और 10 को हमने 15 से गुना किया तो ये आ गया 150। यानी 2022 की जीडीपी कितनी है, 150। अब देखो, आप एक बात यहाँ पे देखो कि आपको यहाँ पे जीडीपी बढ़ती हुई दिखाई देगी। जैसे पहले 100 थी, ठीक है, फिर 2021 में 114 हो गई, फिर 2022 में 150 हो गई। परंतु रियल जीडीपी में आपको जीडीपी घटती हुई दिखाई देगी, ठीक है, इसमें बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। तो ये हमने देखा नॉमिनल जीडीपी, इस तरह से नॉमिनल जीडीपी निकाल सकते हैं। अब हम देखते हैं रियल जीडीपी। तो देखो, रियल जीडीपी इसको फिक्स प्राइस पर निकाला जाता है, यानी स्थिर मूल्य पर। स्थिर मूल्य का क्या मतलब है, जैसे देखो 2020 में भी एक पेन का मूल्य 5 रुपये था, 2021 में भी एक पेन का मूल्य 5 रुपये, और 2022 में भी एक पेन का मूल्य 5 रुपये। इसको हम बोलते हैं आधार वर्ष, यानी किसी खास वर्ष का हम प्राइस रख लेते हैं और उसी को हम बोलते हैं आधार वर्ष। जैसे अभी का आधार वर्ष हमारा चल रहा है भारत देश का 2017-18। इससे पहले जो आधार वर्ष था वो था 2011-12। तो इसमें देखो, इसमें हम अगर गुना करेंगे तो 5 को 20 से गुना करेंगे तो आ जाएगा 100, ठीक है। तो 2020 की जीडीपी कितनी हो गई, 100। और 5 को 19 से गुना करेंगे तो जीडीपी आ जाएगी हमारी 95। 5 को 15 से गुना करेंगे तो आ जाएगी 75। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि जीडीपी हमारी घट रही है, जबकि नॉमिनल जीडीपी में जीडीपी हमें बढ़ते हुई दिखाई दे रही थी और इसमें घटते हुए दिखाई दे रही है। तो ये यहाँ पे जीडीपी घटते हुए हमें क्यों दिखाई दे रही है, क्योंकि देखो हमारा उत्पादन जो था वो कम हो गया और हमारा जो प्राइस है वो सीमित है, ठीक है। परंतु नॉमिनल जीडीपी थी, नॉमिनल जीडीपी में क्या हुआ था कि हमारा उत्पादन तो घट रहा था, ठीक है, परंतु प्राइस बढ़ रहा था, इसलिए ये बढ़ते हुए दिखाई दे रही थी, ठीक है। यानी रियल जीडीपी में हमें सिर्फ क्या दिखाई देता है, उत्पादन दिखाई देता है कि कितना उत्पादन हुआ है, ठीक है। उत्पादन का पता चलता है इसमें रियल जीडीपी में, जबकि नॉमिनल जीडीपी में उत्पादन और प्राइस दोनों का पता चलता है। अब हम देखते हैं राष्ट्रीय आय कैसे निकालते हैं। तो देखो, अभी हमने सीखा फैक्टर कॉस्ट पर जीडीपी को निकालना। अगर आपको पता नहीं है कि जीडीपी किसे कहते हैं तो आप पिछली वीडियो जाके देख लो। मैं आपको फ़िलहाल यहाँ पे हल्का फुल्का समझा देता हूँ। जैसे ये हमारा भारत देश है, भारत देश में एक कंपनी है टाटा जो 100 रुपये कमा रही है, दूसरी कंपनी है एलजी जो 50 रुपये कमा रही है भारत में ही रह के, और हमारे देश का एक नागरिक जिसका नाम है रमजान, वो सऊदी अरब में जाकर 20 रुपये कमा रहा है। तो हमारी जीडीपी क्या होगी, हम अपने देश के नागरिक को नहीं गिनेंगे जो हमारे भारत देश के बाहर है, ठीक है। कोई भी नागरिक या कंपनी अगर हमारे देश के बाहर कमा रही है तो उसको हम अपनी भारत की जीडीपी में शामिल नहीं करेंगे। तो हमारे भारत की जीडीपी क्या हो जाएगी, 100 और 50 को प्लस कर देंगे, मतलब भारत में जितनी भी इनकम हो रही है वस्तुओं और सेवाओं के बदले, वो हमारे भारत की जीडीपी होगी। तो हमारे भारत की जीडीपी निकल के आ जाएगी कितनी, 150 रुपये, ठीक है, क्योंकि 100 रुपये टाटा कंपनी कमा रही है और 50 रुपये एलजी कंपनी कमा रही है। तो जीडीपी हमारी आ गई फैक्टर कॉस्ट पर। हम यहाँ पे ये मान के चल रहे हैं कि कोई टैक्स या सब्सिडी यहाँ पे नहीं मिल रही है, ना ही टैक्स लग रहा है। तो हमारे भारत देश की जीडीपी आ गई 150 रुपये। अब हमें निकालना है जीएनपी। तो जीएनपी क्या होती है, जीएनपी में सिर्फ हम अपने देश के नागरिकों को शामिल करते हैं, यानी विदेशी कंपनी या विदेशी व्यक्ति की आय को शामिल नहीं करते हैं। जैसे हमारे भारत की कंपनी टाटा यहाँ पे 100 रुपये कमा रही है और हमारे देश का नागरिक रमजान सऊदी अरब में जाके 20 रुपये कमा रहा है, तो मैं बस रमजान और अपने भारत की कंपनी टाटा के इनकी आय ही शामिल करूँगा जीएनपी में। एलजी कंपनी इसकी
आय शामिल नहीं करूँगा क्योंकि ये विदेशी कंपनी है, ठीक है। तो हमारी जीएनपी कितनी आ जाएगी, जीएनपी को निकालने का एक फार्मूला होता है बराबर जीडीपी प्लस एक्स। एक्स क्या है यहाँ पे, एक्स है भारतीयों द्वारा विदेश में कमाए गए पैसे, एक्स है यहाँ पे, ठीक है। तो भारत के नागरिक ने विदेश में कितने रुपए कमाए, 20 रुपये, तो हमने 20 रुपये यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। और एम क्या है यहाँ, एम है विदेशियों द्वारा हमारे भारत देश में कमाए गए पैसे, ठीक है। तो 50 रुपये विदेशी कंपनी ने हमारे भारत देश में कमाए, तो उसको हमने माइनस कर दिया। तो 150 में हम 20 प्लस करेंगे तो हो जाएगा 170, और 170 में से 50 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 120। तो हमारे देश की जीएनपी कितनी आ गई, 120 रुपये, ठीक है, फैक्टर कॉस्ट पर। तो जीएनपी आ गई हमारी फैक्टर कॉस्ट पर 120 रुपये, ठीक है, भारत देश की। और हमें जीएनपी से निकालना है एनएनपी, ठीक है, यानी नेट नेशनल प्रोडक्ट। तो एनएनपी निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जो हमारा हार्स होता है यानी जो कमी होती है, ठीक है, उसको हम जीएनपी में से घटा देते हैं तो हमारी एनएनपी निकल के आ जाती है। जैसे हम यहाँ पे मान लेते हैं कि 8 रुपये का नुकसान हुआ है, ठीक है, जो ये भारत की कंपनी भारत में कमा रही है, या रमज़ान जो 20 रुपये यहाँ पे कमा रहा है, इन दोनों ने जो उत्पादन किया और उसके बदले पैसे ले रहे हैं, ठीक है, उनमें मान लो कि इनकी आय में 8 रुपये का हार्स हो गई यानी कमी हो गई, तो 8 रुपये हम घटा देते हैं। तो जीएनपी में से हम 8 रुपये घटा देंगे तो हमारा बचेगा 112 रुपये, ठीक है, 112 रुपये। एनएनपी निकालने का ये सूत्र होता है जीएनपी माइनस मूल्यह्रास, यानी जितनी कमी हुई है किसी वस्तु के मूल्य में उसको हम घटा देते हैं तो हमारी एनएनपी निकल के आ जाती है। तो ये जो एनएनपी निकल के आई है हमारी, ये क्या है हमारी, ये है हमारी राष्ट्रीय आय, ठीक है, शुद्ध राष्ट्रीय आय हमारी एनएनपी है, ठीक है। तो आई होप आपको ये राष्ट्रीय आय निकालना आया होगा समझ। अब देखो इस राष्ट्रीय आय से हम प्रति व्यक्ति आय निकालना देखते हैं कैसे निकालते हैं। देखो प्रति व्यक्ति आय निकालने के लिए आपको राष्ट्रीय आय में कुल जनसंख्या से भाग दे देना होगा, तो हमारी प्रति व्यक्ति आय निकल के आ जाएगी। यानी राष्ट्रीय आय हम निकालेंगे पहले, यानी एनएनपी निकालेंगे, ठीक है। और फिर उसके बाद हमारे देश की जितनी भी जनसंख्या देश में, उस जनसंख्या से हम भाग दे देंगे राष्ट्रीय आय में, तो हमारी क्या आ जाएगी, प्रति व्यक्ति आय आ जाएगी, यानी एक व्यक्ति की आय आ जाएगी। तो यहाँ पे हमने आपके लिए लिख दिया है, ठीक है। ये बातें भी आपको ध्यान रखनी है कि दादा भाई नौरोजी ने वर्ष 1867 से 68 में भारत की प्रति व्यक्ति आय 20 रुपये बताई थी, ठीक है। फिर उसके बाद लॉर्ड कर्जन ने 1901 में प्रति व्यक्ति आय कितनी बताई थी, 30 रुपये, ठीक है। फिर BKRB राव ने 1931 से 1932 में पहली बार वैज्ञानिक तरीके से, ठीक है, वैज्ञानिक तरीके से पहली बार भारत की प्रति व्यक्ति आय का आकलन कितना बताया था, 62 रुपये प्रति व्यक्ति आय, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो बस यही था आज की वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे क्लिक कर लें। धन्यवाद।